नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह इस समय अपने YouTube चैनल पर कुछ कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी का जिस तरह से हमें प्यार मिल रहा है, उम्मीद है कि मैं अपने कहानी संग्रह को छपवाने में सफल रहूँगा। ये कहानी धौलपुर क्षेत्र की किसी जाति विशेष की विसंगति पर आधारित है। वैसे किसी का दिल दुखाना, किसी पर टीका टिप्पणी करना मेरा उद्देश्य नहीं है, और किसी को अगर लगता है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी समझ में जो विसंगति आई है उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एक नई कहानी, नज़रिया बदलिए तो नज़ारा बदलेगा। बड़े जोर शोर से चर्चा चलने लगी थी जिले की बदनाम जराइम पेशे से जुड़ी जाति की बच्चियों, लड़कियों और औरतों के लिए आयोजित होने वाले उस सम्मेलन की। निजी क्षेत्र की एक स्वयंसेवी संस्था परिवर्तन को इसके आयोजन का दायित्व सौंपा गया था, पर पूरी व्यवस्था पर नजर रखने की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी। बड़े व्यवस्थित तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया। गांव-गांव जाकर संभागियों के परिजनों से संपर्क कर उनको आमंत्रित किया गया। शादी विवाह का आयोजन करने वाले एक बड़े से होटल में इसके मुख्य कार्यक्रम को आयोजित करने की व्यवस्था की गई थी। वहीं सम्मेलन स्तर पर इनका रजिस्ट्रेशन किया जाना था, जिसके आधार पर इन्हें नाश्ता, भोजन, पानी आदि के साथ ही आने जाने का किराया और कुछ अतिरिक्त राशि भी देने की व्यवस्था की गई थी। संभागियों में से अधिकांश बाहर रहती थी। बड़े बड़े शहरों में प्राय मुंबई, दिल्ली या ऐसे ही अन्यत्र कहीं बहुत कमाती थी, पर सच में इनका अपना तो कुछ भी नहीं था, न घर परिवार, न कोई सुनिश्चित ठिकाना। लेकिन इनमें एक विशेष बात तो थी, वो ये कि मजबूरी इनसे चाहे जो कुछ भी कराती रही हो, किंतु इनकी आस्था अडिग थी। नवदुर्गे में ये सभी कैसे न कैसे करके अपने अपने गांव में आ जाती थी और स्थानीय देवी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके वापस लौटती थी। इसीलिए उनकी सहूलियत के मद्देनजर नवदुर्गे में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जिला कलेक्टर के साथ साथ इस जाति के कुछ स्थानीय नेताओं और दलितोद्धार से जुड़े राज्य एवं राष्ट्र स्तर के भी कुछ गणमान्य लोग उपस्थित होने वाले थे। कलेक्टर साहब थे तो बड़े अच्छे, पर थोड़े खड़ूस स्वभाव के थे। बुरा लगे तो लगे, मुंह पर कहने की आदत थी। दिल के साफ थे और अव्यवस्था तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए कार्यक्रम का संचालन करने से अच्छे मुकर जा रहे थे। इस पर आयोजक परिवर्तन संस्था को चिंता होने लगी। हर कोई पल्ला झाड़ ले रहा था। अभिषेक ने सुना तो कहलवा दिया कि संचालन मैं कर दूंगा। साथियों ने उसकी इस पहल को मजाक में लिया। लाला, इन हूरों के चक्कर में मत फंस जाना। अधिकांश एड्स रोगी होती हैं, किसी पर दिल आ गया तो बेमौत मारे जाओगे। यार, होती तो ये भी इंसान ही है। सरकार इनकी दशा सुधारना चाहती है तो अच्छी बात है, संचालन करके मैं भी थोड़ा सहयोग दे देता हूँ। बाकी कोई और मदद करने की मेरी औकात तो है नहीं। उसने कुटिल मुस्कान के साथ उनकी बोलती बंद कर दी थी। उसकी इस पहल पर परिवर्तन संस्था के लोग खुश थे। एक दिन पहले ही सारी व्यवस्था का प्रारूप विनिर्मित हो गया। सब कुछ उससे पूछकर किया गया। इससे वह बहुत ही खुश था। अगले दिन नियत समय से कुछ पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया। एक योजना यह थी कि कुछ लड़कियां या महिलाएं आप बीती सुनाएं, पर सभी ना नुकुर कर टाल रही थी। अंत में निराश हो उसने कहा था, जब आप लोग ही नहीं बोलेंगी तो फिर सुनवाई कैसे होगी। अंत में 4-5 को उसने राजी कर ही लिया था। अतिथियों के स्वागत की श्रृंखला पूरी कर आयोजित कार्यक्रम की भूमिका बतानी थी, फिर उन्हें आप बीती सुनानी थी और अंत में अतिथियों की टीका टिप्पणी और कलेक्टर साहब के उद्बोधन के साथ समापन। कलेक्टर साहब टाइम के पंक्चुअल थे, इस कारण 10 बजे का निर्धारित कार्यक्रम 10 बजे ही शुरू हो गया था। समाज की बच्चियों ने ही माँ के भक्तिभाव भरे गीत गाए और कई एक ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति से उसे और भी मनोरम बना दिया। इसके बाद शुरू हुआ अतिथियों का सम्मान। कलेक्टर साहब ने स्वयं सभी का सम्मान करने की पहल की और अतिथियों के साथ ही
वहां उपस्थित समाज की सबसे बुजुर्ग महिलाओं और 2-3 नौनिहाल बच्चियों का भी सम्मान किया। फिर परिवर्तन संस्था के सचिव महोदय ने इस कार्यक्रम और इससे जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार अब इस बिरादरी को भी राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। ये कार्यक्रम उसी पहल की एक कड़ी है। फिर संभागी लड़कियों और महिलाओं द्वारा आप बीती सुनाने का कार्यक्रम था। पहली 2-3 लड़कियां तो सांच बयानी का मौका आते ही संकुचित हो गईं और चुपचाप अपने स्थान पर वापस बैठ गईं। अभिषेक को लगा कि अब निश्चित ही किरकिरी होगी। एक सन्नाटा सा छा गया था कि तभी पास के गांव की एक महिला ने माइक तक आकर पूरे मंच को संबोधित कर सामने बैठी समाज की महिलाओं से जय माता दी बोला और अपने मन के गुबार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से निकालना शुरू किया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार मुख्य हुई। नाम अंशिका, पास के ही एक गांव की रहने वाली है। उम्र लगभग 35 साल। पिछले 20 साल से जराइम पेशे से जुड़ी हैं। माया नगरी मुंबई में बुआ के कोटे पर रहती हैं। तभी कलेक्टर साहब ने अभिषेक को बुलाकर कहा था कि इसे खुलकर बोलने को कहो। अभिषेक ने पास जाकर अंशिका के कान में कहा तो वह बड़ी कुटिलता से मुस्कुराई और कलेक्टर साहब को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, सर जी, यदि मौका दोगे तो दिल का दर्द बयां करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। वैसे भी बिना कुछ बोले हम लोग जी भी नहीं कहा सकती हैं। फिर थोड़ा रुक कर जैसे कुछ सोचा और बोल पड़ी, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी व्यथा सुनाने का अवसर दिया। सुनकर जोरदार तालियां बज उठी थी। उसने बताया था हमारे बाबा जी गाँव में मेहनत मजदूरी करते थे। 2 बेटियां थी और 2 बेटे। बच्चे बड़े हुए तो भोजन के भी लाले पड़ने लगे। अतः मजबूरी में दोनों बुआ को गांव की और स्वजाति महिलाओं के साथ उसी जराइम पेशे में उतरना पड़ा जिससे परिवार उनको बचाना चाहता था। लेकिन पैसा आने लगा तो घर की स्थिति तो सुधरी, पर फिजूल खर्ची भी बढ़ गई। जो भी आता घर वाले तुरंत उड़ा देते। भोग विलास का पूरा आनंद लेने लगे थे। इधर उन्होंने मुंबई में अब अपना खुद का कोठा बना लिया था, पर दुर्भाग्यवश बच्चे न होने की दवाएं खाने से वे दोनों ही बांझपन का शिकार बन गई और उन दोनों से ही कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसलिए अब वे दोनों भाइयों की तरफ देखने लगी थी। बड़े भाई के घर लड़की का जन्म क्या हुआ, सारा परिवार खुशी से पागल सा बन बैठा। 10-12 साल की होते होते उस बच्ची को कोठे पर बैठाने की चर्चा होने लगी और बामुश्किल 15 की हुई होगी कि बैठा भी दिया गया। इधर अंशिका के पिताजी उसकी माँ को पता नहीं कहाँ से ले आए थे। किसी को कुछ भी नहीं बताया, पर वे थी बला की खूबसूरत। बुआ लोगों ने देखा तो लाड टपकने लगी। भाई पर दबाव बनाया, इसे हमारे कोठे के लिए दे दो और तुम कोई दूसरी लुगाई खोज लो। पर भाई तैयार नहीं हुए तो घर में विद्रोह सा हो गया। वे अलग कर दिए गए पर झुके नहीं। मेहनत मजदूरी कर घर चलाते रहे। पर जब अंशिका पैदा हुई तो बड़े दुखी हुए। उसकी माँ से उन्होंने उस नवजात को गोद में उठाते हुए कहा था, हमारे परिवारों में जन्मने वाली लड़कियों से अभागी शायद ही कोई लड़की होती होगी। उसी साल नवदुर्ग में दोनों बुआ और बहन गांव आई थी। अंशिका को देख अचंभित रह गईं और बोली, बड़ी होकर किसी कोठे पर बैठेगी तो उसकी जान बन जाएगी। सुनकर दोनों ने अनसुना सा कर दिया, पर बोले कुछ भी नहीं। उसकी माँ और पिता दोनों ने उसे अपनी जात की परंपरा के विपरीत पालना शुरू किया। फिर कोई और बच्ची न जन्मे, इसलिए माँ ने ऑपरेशन तक करवा लिया। इधर समाज के लोग उनकी हंसी उड़ाते नहीं थकते थे। पीठ पीछे कहा करते, दोनों कलेक्टरनी बनाएंगे बिटिया को। सुनकर जोरदार तालियां बजी थी। कलेक्टर साहब भी मुस्कुरा पड़े थे। 15 साल की उम्र में अंशिका ने 10वीं परीक्षा फर्स्ट क्लास पास तो कर लिया, पर परिवार, गांव और आसपास के लोगों ने उनका जीना दूभर कर दिया। इस जात की बच्चियों के प्रति सभी की घिनौनी सोच से उसकी और उसके माँ बाप की दशा दांतों के बीच रहने वाली जीभ जैसी हो गई थी। और तो और गांव के बड़े बूढ़ों तक की लार टपकने लगती थी उसे देखते ही। इस बीच अंशिका का दुर्भाग्य भी बलवान हो गया। पिता जी राजगीर का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन किसी छत से टपक गए।
रीढ़ की हड्डी में चोट आई सुनकर दोनों बुआ आ गई और उनकी भरपूर मदद की, पर अब वे मेहनत का कोई काम करने लायक नहीं रह गए थे। बुआ लोगों को मौका मिल गया तो भाई भाभी पर अपना मायाजाल फैलाने लगी। देखो, अब तुम किसी काम के रहे नहीं, बच्ची सयानी हो गई है, मजबूरी में कभी कोई गलत कदम उठा लिया तो दीन ईमान दोनों से ही जाओगे, इसलिए अब इसे हमारे साथ मुंबई भेज दो, राज करेगी। फिर तो ये पुश्तैनी धंधा है, इसे करने में संकोच कैसा। कई दिन टालम टोल में बीत गए, लेकिन अंत में माता पिता दोनों को झुकना पड़ा। गरीबी के दावानल ने उनकी सपनों की नगरी को जलाकर रख दिया और अंशिका को उनके साथ मुंबई भेज दिया गया। वहां उसे बड़े प्यार से धंधे के बारे में समझाया गया और ना नुकुर करने पर मानने के लिए मजबूर भी किया गया। फिर धीरे धीरे वह भी वहां के रंग में रंग गई और सालों साल उनके कोटे की जान बनी रही। पर उसके भीतर विराजमान अधूरे सपने कभी मरे नहीं। इस बीच कई बार जबरन उसका अबार्सन भी करवाया गया, परंतु एक बार गर्भ का पता चलने पर वह गांव आ गई और मां से स्पष्ट कह दिया कि वह इस बच्चे को जन्मना चाहती है। माँ बाप ने खुलकर उसका साथ दिया, पर बुआ और बहन विरोध करती रही, यह समझाते हुए कि 4 दिन की जवानी है, जितना हो सके कमा ले, बाद में कोई नहीं पूछेगा। पर वह अड़ी रही। मुंबई भी आती जाती रही। यहीं गांव में बिटिया का जन्म हुआ तो माता पिता फिर दुखी हो गए। ईश्वर क्यों बार बार हमारी परीक्षा ले रहा है। पर अंशिका अपनी उसी बेटी से ही अपने अधूरे सपनों को साकार करने की ख्वाहिश पाल बैठी। माँ बाप को उसे सौंपा और कोठे पर जा धंधा करने लगी। अब तो वह बच्ची भी 15 साल की हो गई है। 10वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास हुई है। हेडमास्टर साहब ने बताया है कि इसे 12वीं तक पढ़ने लायक स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आगे तो और भी बहुत कुछ, सो वह उसे पढ़ाना चाहती है। उसकी तो बस यही इच्छा है कि बहुत बड़ी न सही, उसे कोई भी छोटी से छोटी नौकरी यदि मिल जाए तो वह समझेगी कि उसकी तपस्या पूरी हो गई। उसके लिए उसने कुछ काम लायक पैसा भी जमा कर लिया है। यह सुन तालियां बजने लगी। कुछ रखकर उसने आगे कहा, सुना है परिस्थितिवश कभी हमारी जाति ने मजबूर होकर यह धंधा अंगीकार किया था कलेक्टर साहब। हमने अपनी अस्मत आतताइयों को सौंपकर बाकी जातियों की बहन बेटियों की अस्मत की रक्षा की है और आज भी अपने धंधे से समाज कंटकों की गंदी करतूतों से बहन बेटियों को बचा रही हैं। हम इसके लिए समाज के नामदान का काम करती रही हैं, पर अब जबकि बहुत कुछ बदल गया है तो हमारे अपने समाज का भी परंपरागत जीवन दर्शन बदल जाना चाहिए। हमारे भाई बहन सरकारी नौकरियों और ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचने लगे हैं तो हमें भी जराइम पेशे के इस नरक कुंड से निकलने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। हमारे बच्चों को भी अब प्रगति की नई नई उड़ानों के सपने देखने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए और इसके लिए हमें खुद आगे आना होगा। एक बार पुनः सभी ने जोरदार तालियां बजाकर उसकी बात का पुरजोर समर्थन किया था। अंत में उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था, सम्मानित मंच, आपके सामने बैठी हुई हमारी बहन बेटियों के मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो दर्द भरी घिनौनी तस्वीर छिपी हुई है उसे शायद पहली बार पहचानने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिए सभी व्यवस्थापकों को हृदय से धन्यवाद। पर ध्यान रखिए, शायद ही कोई बहन बेटी या माँ होगी जो अपना घर बसाना नहीं चाहती होगी। ये तो हम औरतों का वो नैसर्गिक अधिकार है जो हमें ईश्वर ने दिया है। आइए हम सभी एक नई सोच के साथ इस मुहिम से जुड़ें कि हमारी तो जैसे तैसे कट गई, पर हम अपने बच्चों को इस दलदल में फंसने से बचाएंगे, उन्हें उनके पिता का नाम देने का सुयोग जुटाएंगे। ध्यान रखिए, जब जग जाएं तभी सवेरा मान लेना चाहिए। इसके साथ ही जोरदार तालियों के मध्य उसने हाथ जोड़ते हुए अपना स्थान ग्रहण किया था। हर किसी की नज़र उसी पर टिकी हुई थी और सभी के दिल में कुछ देर के लिए ही सही वह बस चुकी थी। फिर अतिथियों के संबोधन शुरू हुए तो सभी की अभिव्यक्ति अंशिका के ही वक्तव्य के आसपास सिमट कर रह गई। अंत में कलेक्टर साहब का संबोधन शुरू हुआ। किसी ने कहा है कि नजरिया बदलिए तो नज़ारा बदलेगा।
मैं अंशिका के हौसले की दाद देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की सोच को बदलिए और अपनी नई पीढ़ी के परों को कुतर कर एक घिनौनी प्रथा का पोषण करवाने के स्थान पर उनके हौसलों को उन्मुक्त उड़ान का अवसर प्रदान कीजिए। इस कार्यक्रम द्वारा हम जो अलख जगाना चाहते थे, सौभाग्यवश हमारी एक बहन ने व्यावहारिक धरातल पर उसका श्री गणेश भी कर दिया है। अपनी बात पूरी कर उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया तो अभिषेक ने मंच से उद्घोषणा शुरू कर दी। हम जिस उद्देश्य से आज यहाँ आए थे उसमें पूरी तरह सफल रहे हैं। फिर सभी का धन्यवाद कर उन्होंने अपील की कि आप सभी भोजन कर अपने अपने काउंटर से अपना भुगतान लेकर ही प्रस्थान करेंगे और भविष्य में प्रशासन की किसी भी ऐसी पहल का हृदय से स्वागत करेंगे। अंत में सभी अतिथि मंच से नीचे आए तो बहुतों ने सेल्फी के लिए उन्हें घेर लिया। वे सहर्ष उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे कि किसी अतिथि ने कहा था, बदलाव की अलख जगाने वाली हमारी शेरनी कहाँ है। तभी अंशिका उनके मध्य आकर खड़ी हो गई थी और वहां उपस्थित पत्रकारों के कैमरे के फ्लैश उनकी मंद मंद मुस्कान को कैद करके शांत हो गए थे, एक के बाद एक धीरे धीरे। तो मित्रों, मेरी एक कहानी जो मेरी अपनी अभिव्यक्ति रही, मेरी अपनी संवेदना जिससे जुड़ी हुई है, आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। और ऐसा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी शेयर करके थोड़ा सा स्थापित करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ मैं फिर मिलता हूँ। नमस्कार।